माया नगरी कही जाने वाली मुंबई, जहां देश के कोने कोने से लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। इसी मुंबई ने न जाने कितनी ही जिंदगियां बनाई हैं और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इसी मुंबई की वजह से कई घरों के चिराग भी बुझे हैं। हाय, मैं हूं आर्यन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रायपुर की रहने वाली रूपल ओगरे के बारे में। और लोगों की तरह ही ये लड़की भी अपने बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई आई थी, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो आइए केस पर चलते हैं। A 24-year-old female trainee flight attendant of Air India was found dead with her throat slit at her flat. मुंबई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पवई इलाके में एक ट्रेनी एयर होस्टेस की उसके ही फ्लैट में लाश मिली। रायपुर के एयर होस्टेस की मुंबई में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जो कि अपने स्टील मार्केट के लिए बहुत फेमस है, वहीं पर रहती है ओगरे फैमिली, जिसमें सारे लोग वेल एजुकेटेड और अच्छी रेपुटेशन वाले हैं। इसी परिवार की बेटी थी 23 साल की रूपल, जो कि बचपन से ही बहुत एम्बिशियस थी। अपनी पढ़ाई खत्म होते होते रूपल मन बना चुकी थी कि जितनी जल्दी हो सके उसे अपने पैरों पे खड़ा होना है। गुड लुकिंग होने के साथ साथ रूपल कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत में बहुत अच्छी थी और शुरू से ही उसका एयर हॉस्टेस बनने का सपना था, जिससे उसकी फैमिली को भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्योंकि मुंबई में ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो रूपल अपना ये सपना लेकर मुंबई आ जाती है। क्योंकि रूपल के घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, इसीलिए रूपल के मुंबई आने से पहले ही उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं। अब रूपल को मुंबई की एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी के साथ 6 महीने की ट्रेनिंग करनी थी। रूपल की कजन सिस्टर ऐश्वर्या, जो कि मुंबई के ही एनजी कॉम्प्लेक्स में रहा करती थी, और ये पहले से ही डिसाइड था कि रूपल मुंबई जाकर उसी कजन के साथ रहेगी। रूपल की सारी फैमिली उसके लिए बहुत खुश थी और रूपल का तो ये हाल था कि मानो उसके सपनों को पंख लग गए हों। अब रूपल की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसके लिए वो सुबह घर से निकला करती और शाम को घर वापस आया करती। अपनी कजन ऐश्वर्या की वजह से कभी रूपल को ऐसा लगा ही नहीं कि वो रायपुर से इतना दूर रहने आई है। टाइम बीतता जा रहा था और रूपल अपनी दुनिया में बहुत खुश थी और रक्षाबंधन कुछ ही दिनों बाद आने वाला था, क्योंकि अब रूपल ने कुछ ही टाइम पहले अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से रक्षाबंधन पर उसका घर जाने का प्लान नहीं बन पाता। लेकिन रूपल की कजन ऐश्वर्या रायपुर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद रूपल को इस घर में अकेले ही रहना था। ऐसे ही एक बार संडे की बात है। अब क्योंकि संडे था और रूपल को जिसकी वजह से अपनी ट्रेनिंग पर भी नहीं जाना था, तो उसने सोचा कि क्यों ना घर वालों से बात कर ली जाए। जिसके बाद रूपल कॉल करके अपने घर वालों से बात करती है और बताती है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और ऐश्वर्या के साथ रहने की वजह से उसे कोई दिक्कत भी नहीं है। तकरीबन सुबह के 10:30 बजे तक रूपल अपनी फैमिली से बात करके फ्री हो जाती है। उसी दिन दोपहर के 1 बजे रूपल के घर वाले उससे ऐसे ही बात करने के लिए फिर से फोन करते हैं, लेकिन रूपल का कॉल पिक नहीं होता है। कुछ टाइम बाद उसके घर वाले उसे दोबारा कॉल करते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें रूपल का कोई जवाब नहीं मिलता। रूपल के घर वालों को लगता है कि वो सो रही होगी, जिसके चलते वो 1 घंटे बाद उसको फिर से कॉल करते हैं, लेकिन इस बार भी रूपल कॉल पिक नहीं करती। अब रूपल के घर वालों को चिंता होने लगी थी, क्योंकि कॉल ना पिक करना रूपल के बिहेवियर में था ही नहीं, और अगर रूपल बिजी हुआ करती थी तो ध्यान से एक मैसेज जरूर कर दिया करती थी। कॉल करते करते पूरा दिन निकल गया था, लेकिन रूपल की तरफ से उसकी फैमिली को कोई जवाब नहीं मिला था। इधर रूपल के घर वाले परेशान होने लगे थे, क्योंकि रूपल जब से मुंबई गई थी ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतने कॉल करने के बाद भी रूपल ने फोन पिक नहीं किया हो। रूपल की कजन ऐश्वर्या भी रायपुर में ही थी और रूपल की फैमिली मुंबई में किसी को जानते भी नहीं थी, तो उन्होंने ऐश्वर्या से ही कहा कि किसी जानने वाले से पता करो कि रूपल कहाँ है। जिसके बाद ऐश्वर्या मुंबई में अपने एक फ्रेंड को कॉल करके उसके फ्लैट पर जाने के लिए कहती है। ऐश्वर्या का फ्रेंड उसके फ्लैट पर पहुंचकर डोरबेल बजाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब बहुत देर तक डोरबेल बजाने के बाद जब कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो ऐश्वर्या का फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि दरवाजा अंदर से बंद है और बहुत देर तक डोरबेल बजाने के बावजूद किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये बात ऐश्वर्या को कुछ ठीक नहीं लगती है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि पास ही की मार्केट से वो किसी डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को ले आए, ताकि जिससे उसका फ्लैट खुल सके। अब ऐश्वर्या का फ्रेंड भी थोड़ा घबरा गया था, जिसके चलते उसने आसपास वालों को भी अपने साथ बुला लिया। जिसके बाद मार्केट से चाबी वाले को बुलाकर चाबी बनवाई जाती है और दरवाजा खोला जाता है। और जैसे ही उस फ्लैट का दरवाजा खुलता है, वहां खड़े हुए लोगों की चीखें निकल जाती है।
फ्लैट के अंदर रूपल जो कि खून में लथपथ पड़ी थी और गले पर चाकू से वार होने की वजह से उसका सारा खून बह चुका था। बिना टाइम गवाए ऐश्वर्या का फ्रेंड उसे कॉल करके यहाँ की सारी जानकारी देता है। तब तक सोसाइटी के लोग भी पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके थे। कुछ ही टाइम में पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस अपनी जांच उसी सोसाइटी से शुरू करती है जहां रूपल रहा करती थी। विजिटर रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि उस दिन बाहर से कोई भी रूपल से मिलने नहीं आया था। पुलिस को पता चलता है कि उस दिन 35 से 40 लोग रूपल के फ्लैट के पास से गुजरे थे जो कि उसी सोसाइटी में रहते थे। पुलिस उन सभी से बात करती है लेकिन पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता। अब पुलिस इसी सोसाइटी में काम करने वाले वर्कर्स जैसे कि हाउसकीपिंग स्टाफ, गार्ड्स और हाउस हेल्प से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस की नजर एक हाउसकीपिंग स्टाफ विक्रम अटवाल पर पड़ती है जिसके हाथ पर चोट लगे होने के साथ गले पर खरोचों के ताजा निशान थे। अब पुलिस को थोड़ा शक होता है और जब पुलिस उससे पूछती है कि ये चोट उसे कैसे लगी तो वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। अब पुलिस फिर से सीसीटीवी खंगालने लगती है जिसमें पुलिस को विक्रम अटवाल जो कि एक हाउसकीपिंग स्टाफ था वो रूपल की बिल्डिंग में सुबह के तकरीबन 10:30 बजे जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात थी विक्रम अटवाल की एग्जिट टाइमिंग जो कि एंट्री टाइमिंग से लगभग 2 घंटे बाद दोपहर 1:30 बजे की थी। पुलिस एक और चौंकाने वाली बात नोटिस करती है कि जब विक्रम सुबह 10:30 बजे बिल्डिंग के अंदर जा रहा था तो उसने अपनी ड्यूटी यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन जब वो 1:30 बजे उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उसके कपड़े चेंज थे। मैनेजमेंट से बात करके पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। सोसाइटी के किसी भी वर्कर को सोसाइटी में कपड़े चेंज करना अलाउड नहीं था। अब इस बात से पुलिस का दिमाग ठनकता है और वो विक्रम से पूछताछ शुरू कर देती है। शुरू की पूछताछ में तो विक्रम अटवाल अपनी जुबान नहीं खोलता, लेकिन जैसे ही पुलिस उस पर सख्ती दिखाती है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो पुलिस को बता देता है कि रूपल को उसी ने मारा है। इन्वेस्टिगेशन में विक्रम बताता है कि वो रूपल को बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था और उस दिन जब वो रूपल के फ्लैट में सफाई करने गया था तो उसने देखा कि वो वहां पर अकेली थी। विक्रम ने बताया कि रूपल को अकेली देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और वो रूपल से जबरदस्ती करने लगा। जब रूपल नहीं मानी तो विक्रम को गुस्सा आ गया और उसने चाकू निकाल के उसकी हत्या कर दी। मुंबई पुलिस ये दावा कर रही थी कि उसने केस सॉल्व कर लिया है, जिसके बाद विक्रम अटवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। विक्रम ने पुलिस को यह भी बताया कि साफ सफाई के दौरान रूपल अक्सर ही उस पर गुस्सा किया करती थी और उसके काम को लेकर कई बार कंप्लेन किया करती थी। ये केस जितना सुलझा हुआ लगता है उतना है नहीं। अगर विक्रम की माने तो उसकी नीयत अचानक से ही रूपल पर खराब हो गई थी, तो उसके पास चाकू क्या कर रहा था? रूपल की हत्या करने के बाद विक्रम ने कपड़े चेंज किए थे, तो क्या विक्रम को पता था कि इस हत्या के बाद उसे कपड़े चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है? कहानी में एक नया मोड़ आना बाकी था। खबर आती है कि विक्रम अटवाल ने पुलिस कस्टडी में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके लिए उसने अपनी पैंट का इस्तेमाल किया जो उसने पहनी हुई थी और अब पुलिस भी कटघरे में है। सोचकर भी बहुत अजीब लगता है कि क्या बीती होगी उन माँ बाप पर, क्या बीत रही होगी उस फैमिली पर जिन्होंने अपनी बेटी का फ्यूचर संवारने के लिए उसे अपने घर से इतनी दूर मुंबई भेजा था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।